नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बातचीत करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सभी कॉमर्स विषय से संबंधित विद्यार्थियों का। और इसके साथ हमारे MCOM और BCOM के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखें तो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो बातचीत करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। भारतीय लेखा मानक AS1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणों का उद्देश्य आर्थिक निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं मुहैया कराना। ये मानक सामान्य उद्देश्य वाले वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का आधार निर्धारित करता है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, ये क्या करता है कि सामान्य उद्देश्य वाले वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का आधार प्रस्तुत करता है ताकि संस्था के वित्तीय विवरणों के विगत अवधियों से व अन्य सत्ताओं से तुलनात्मक अध्ययन सुनिश्चित हो सके। जो वित्तीय विवरण है, उन वित्तीय विवरणों का विगत अवधियों, पिछली जो अवधियों हैं उनका और उसके इक्वल समान जो सत्ताएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन हम सुनिश्चित कर सकें। ये वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण के लिए संपूर्ण आवश्यकताएं, उनकी संरचना के लिए मार्गदर्शक व उनकी विषय वस्तु हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका प्रेजेंटेशन के लिए संपूर्ण आवश्यकताएं, उनकी संरचना के लिए मार्गदर्शक व उनकी विषय वस्तु हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं। वित्तीय विवरणों को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक कि प्रबंध सप्ताह का समापन करना चाहे अथवा व्यापार बंद करना चाहे अथवा उनके पास कोई ऐसा करने के अतिरिक्त यथार्थवादी कोई विकल्प न हो। जो वित्तीय विवरण है वो चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर ही किए जाते हैं जब तक कि प्रबंधक समापन न करना चाहे अथवा बंद न करना चाहे या उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं हो कि जिसके अतिरिक्त वो बंद न करें। प्रबंधक द्वारा रोकड़ प्रवाह के अतिरिक्त वित्तीय विवरणों को लेखांकन के उपार्जित आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण है वो लेखांकन के उपार्जित आधार पर तैयार किए जाते हैं और वित्तीय विवरणों में दिए जाने वाले नोटों में न्यूनतम प्रकटीकरण लेखा मानक के अनुसार किए जाते हैं। प्रबंधक है वो रोकड़ प्रवाह के अतिरिक्त वित्तीय विवरणों को लेखांकन के उपार्जित आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में तथा दिए जाने वाले नोटों में न्यूनतम प्रकटीकरण लेखा मानक के अनुसार किए जाते हैं। एक सत्ता द्वारा लाभ हानि के लिए इकरा लाभ हानि विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आय का विस्तृत उल्लेख उसी विवरण में पृथक खंड में किया जाता है। एक सत्ता द्वारा लाभ तथा हानि के लिए इकरा लाभ हानि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आय का विस्तृत उल्लेख उसी के विवरण में पृथक खंड के रूप में किया जाता है। ये खंड लाभ हानि के खंड के साथ साथ पहले प्रस्तुत किया जाएगा जो अन्य विस्तृत खंडों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुमानित होगा। एक सत्ता द्वारा समान उत्कर्ष के साथ समस्त वित्तीय विवरणों को एक संपूर्ण सेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सत्ता द्वारा
समान उत्कर्ष के साथ समस्त वित्तीय विवरणों को एक संपूर्ण सेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और वित्तीय विवरणों में विगत अवधि की तब तक अनुरूप सूचनाएं प्रकट की जाएंगी जब तक कि एक मानक अथवा निर्वचन इसकी विपरीत अनुमति न दे, तब तक ये सूचनाएं प्रकट की जाएंगी। ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, जो कि रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में एक प्रमुख विवरण है। लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तलपट, ट्राई बैलेंस या बैलेंस शीट, जिसको बैलेंस शीट या समता में परिवर्तन के विवरण के साथ। इसके द्वारा रोकड़ व रोकड़ के तुल्य प्रजनन उपयोग वर्गानुसार संचालन, विनियोजन, वित्तीय किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रयोगकर्ता के लिए संस्था की रोकड़ प्रजनन और रोकड़ उपयोग की क्षमता संबंधी सूचनाएं मुहैया कराता है। संचालन क्रियाएं संस्था की लाभ प्रजनन के लिए ही होती है। विनियोजन क्रियाओं में दीर्घकालीन संपत्तियों, जिसमें व्यवसाय संयोजन भी सम्मिलित है, का अधिग्रहण व निस्तारण व विनियोगों को रोकड़ तुल्य न हो सम्मिलित करते हैं। वित्तीय क्रियाएं समता में तथा उधारों में परिवर्तन से संबंधित होती हैं। संचालन क्रियाएं जिसमें संस्था की लाभ प्रजनन के लिए ही होती है। ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, संस्था में लाभ को बढ़ाने के लिए होती हैं। और विनियोजन क्रियाओं में हम दीर्घकालीन जो संपत्तियां हैं, जिसमें व्यवसाय संयोजन भी सम्मिलित है, का अधिग्रहण और निस्तारण और विनियोगों को रोकड़ तुल्य न हो को हम इसमें शामिल करते हैं। वित्तीय क्रियाएं समता में तथा उधारों में परिवर्तन से संबंधित होती हैं। प्रबंधक द्वारा संचालन से रोकड़ प्रवाह या तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा अथवा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार लाभ हानि में गैर संचालन और गैर रोकड़ व्यवहारों का पता क्रियाशील पूंजी में परिवर्तनों का संयोजन करना होता है। विनियोग क्रियाओं तथा वित्तीय क्रियाओं को रोकड़ प्रवाह की सकल राशि के रूप में प्रतिवेदित किया जाता है, अर्थात सकल रोकड़ प्राप्तियों, सकल रोकड़ भुगतानों, जब तक कि वे कोई विशिष्ट कटौती का सामना न करें। विनियोजन क्रियाओं तथा वित्तीय क्रियाओं को रोकड़ प्रवाह की सकल राशि के रूप में परिवेदित किया जाता है, अर्थात सकल रोकड़ प्राप्तियां और सकल रोकड़ भुगतान, जब तक कि वे कोई विशिष्ट कटौती का सामना न करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।